डिमांड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। डिमांड एनालिसिस, मांग विश्लेषण हम आपको पढ़ाए थे पहले भी डिमांड के बारे में पूरा, तो इस पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब रहेगा वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, उस सब के बारे में हम बताएंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि which element इज एसेंशियल फॉर डिमांड, मांग के लिए कौन सा तत्व जो है आवश्यक है, माने किसी भी कमोडिटी का अगर डिमांड होगा तो उसके लिए क्या क्या एलिमेंट की जरूरी है। तो हम पहले भी बताए थे कि डिमांड का जन्म इच्छा से होता है। पहले मन में क्या आती है, इच्छा आती है कि ये सामान हमको चाहिए, ये सामान मेरे पास होना चाहिए। तो सिर्फ इच्छा होने से क्या हम सारे सामान खरीद लेते हैं? नहीं, उसके लिए हमारे पास रिसोर्स होना भी क्या है, जरूरी है। पर्याप्त संसाधन चाहिए, संसाधन मतलब उस इच्छा को पाने के लिए जो भी हमको देना पड़ेगा, रुपया पैसा धन, उसकी जरूरत है। अब पैसा भी है तो क्या हम खरीद लेंगे? नहीं, पैसा खर्च करने के लिए भी आपके पास तत्परता होनी चाहिए, मतलब आपको इच्छा होना चाहिए कि आपके पास जो रिसोर्स है उसका क्या करोगे, खर्च करोगे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मांग का जो मेन एलिमेंट क्या है, डिजायर भी है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स भी है, विलिंगनेस टू यूज द रिसोर्स भी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। यानी किसी भी वस्तु का मांग जो है इच्छा से जन्म होता है, पहले इच्छा होती है। जैसे हम किसी सामान को देखते तो मन में इच्छा होती है कि ये चीज मेरे पास होना चाहिए, लेकिन इच्छा होने से नहीं होगा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रिसोर्स भी होना चाहिए। जब तक रिसोर्स नहीं होगा तो आप उस इच्छा को पूरा नहीं कर सकते, और रिसोर्स होने से भी नहीं होगा, बल्कि उस रिसोर्स को खर्च करने के लिए विलिंगनेस भी होना जरूरी है। इस हिसाब से इसका क्या आंसर हो जाएगा, बोलो फीडबैक दीजिए, डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट डिमांड, इनमें से कौन सा तत्व मांग को प्रभावित करता है। तो हम पहले भी बताए थे कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व बहुत सारे हैं, चाहे वस्तु की प्रकृति हो, वस्तु की कीमत हो, वस्तु की प्रकृति हो, वस्तु की कीमत हो, जनसंख्या में परिवर्तन, ग्राहकों की रुचि, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता का आदत में परिवर्तन, विज्ञापन, बहुत सारे ऐसी चीजें, या तुम्हारा रिलेटेड गुड्स है। तो बहुत सारे ऐसे चीज है जो वस्तु को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो यहाँ पर वस्तु की कीमत भी मांग को प्रभावित करती है, वस्तु की प्रकृति भी प्रभावित करती है, और उपभोक्ता की आय भी क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे कीमत बढ़ाओगे तो डिमांड घटेगा, कीमत घटाओगे तो डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड का इफेक्ट करता है। उसी तरह कुछ गुड्स का नेचर होता है, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसमें भी क्या होता है, गुड्स का अपना नेचर के हिसाब से किसी एक का प्राइस बढ़ाने से दूसरे के डिमांड में चेंजेज आती है। कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से घटने से भी डिमांड में क्या आती है, चेंजेज आती है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये सभी फैक्टर्स है जो मांग को क्या करती है, प्रभावित करती है। याद रखना यहाँ पर मैंने ये 3 ऑप्शन दिया, एग्जाम में अदर ऑप्शन भी रह सकता है, चेंज इन पॉपुलेशन भी रह सकता है, एडवर्टाइजमेंट भी रह सकता है। तो जो जो फैक्टर्स है उसके कीवर्ड सब क्या कीजिए, आप लोग याद कर लीजिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड देयर डिटर्मिनेंट फैक्टर। उसका जो डिटर्मिनेंट फैक्टर होगा और जो डिमांड होगा, जैसे डिमांड को कौन कौन से तत्व प्रभावित करती है, प्राइस, नेचर ऑफ गुड्स, कंज्यूमर इनकम, तो ये सब क्या हो गया, फैक्टर्स हो गए, डिटर्मिनेंट फैक्टर्स। तो डिटर्मिनेंट फैक्टर्स प्राइस हो गया, कंज्यूमर्स इनकम हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी, बहुत सारा है। इसके बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड फंक्शन कहते हैं। यानी किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले तत्व के बीच जो फलनीय संबंध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मांग फलन कहते हैं। तो फलन में जब भी फंक्शन बोलेगा तो एफ लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, एफ। यानी एफ जो बताता है कि मान लो एक्स कोई कमोडिटी है, उसका डिमांड, एक्स कोई कमोडिटी है, उसके क्या है, प्राइस। तो कमोडिटी का प्राइस और कमोडिटी के डिमांड के बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड फंक्शन कहते हैं। और ऊपर में ए में कहीं फंक्शनल रिलेशनशिप नहीं लिखा हुआ है, तो जब भी एफ लगा रहेगा फंक्शनल रिलेशनशिप वाला बात में एफ लगा रहेगा, तो एफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि डिमांड में और प्राइस में क्या है, कुछ रिलेशन है। कि डिमांड में जो चेंजेज होगा वो चेंजेज किसके कारण से होगा, प्राइस के कारण से होगा। तो इधर कॉज होता है, इधर इफेक्ट होता है। तो एक तरफ कारण, एक तरफ परिणाम का रिजल्ट का जो रिलेशन होता है उसको फंक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो डिमांड
बहुत सारे फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करता है, तो उसमें एक प्राइस भी है। तो यहाँ फंक्शनल रिलेशन डिमांड फंक्शन किसको कौन सा पॉइंट बता रहा है, ये वाला पॉइंट डिमांड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो 3 हो गया, 4 में देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन बोलिए या डिमांड शेड्यूल भी यहाँ पर हो सकता है, डिमांड शेड्यूल भी हो सकता है। क्या मांग की तालिका, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसमें मांग की तालिका होगा। तो मांग की तालिका को जब हम ग्राफ में शो करते हैं, जैसे डिमांड है कोई कमोडिटी का, उसको क्या में शो करेंगे, ग्राफ में, तो एक लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा हमको, लाइन मिलेगा। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं इस लाइन को, डिमांड कर्व कहते हैं। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा, डिमांड कर्व। अगर यही बात सप्लाई वाला रहता तो वहां पर क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ पर मांग की तालिका यानी डिमांड शेड्यूल होगा। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहे हैं डिमांड फंक्शन में डिमांड किसका फंक्शन है। तो अभी बताए हम, डिमांड फंक्शन में डिमांड किसका फंक्शन होता है। डिमांड फंक्शन में डिमांड किसी कमोडिटी का प्राइस, किसी को गवर्नमेंट पॉलिसी, नेचर ऑफ गुड्स, क्या कंज्यूमर इनकम, ये सबका क्या होता है, फंक्शन होता है। डिमांड इस सबको क्या कहते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो इसमें डिमांड फंक्शन में डिमांड किसका फंक्शन होता है, प्राइस का भी होता है, कंज्यूमर इनकम का भी होता है, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर का भी होता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्योंकि डिमांड फंक्शन जो है वो क्या बताता है कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करता है। डिमांड फंक्शन ये बताता है कि डिमांड को कौन कौन सा, माने मांग में जो परिवर्तन होता है वो किस किस कारण से होता है। ये सब कारण से मांग में परिवर्तन होता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन है, तो हम पहले भी बताते डिमांड प्राइस में क्या रिलेशन होता है। अगर किस जनरली जो नॉर्मल गुड्स होता है, जनरली गुड्स, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा होगा तो डिमांड क्या होगा, घटेगा। सब में नहीं, कुछ कुछ गुड्स में एक्सेप्शन भी है, लेकिन जनरली जो होता है किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा होगा तो डिमांड क्या होगा, घटेगा। अब प्राइस घटा होगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। यानी उल्टा रिलेशन होता है। अगर प्राइस एक डायरेक्शन में जाता है तो डिमांड दूसरे डायरेक्शन में जाता है। तो उल्टा रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, विपरीत संबंध, और ऑपोजिट रिलेशन, इसको इन्वर्स भी वर्ड कहें कि यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है डिमांड कर्व जनरली स्लोप। डिमांड कर्व ऐसे होता है, ऐसे खींचते हैं, ऐसे डिमांड कर्व खींचते, कैसे खींचते, ऊपर से नीचे, यानी डाउनवर्ड होता है। क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। डिमांड कर्व कभी भी ऐसे, सप्लाई कर्व ऐसे होता है, सप्लाई कर्व ऐसे खींचा जाता है, ये सप्लाई कर्व हो गया, समझ गए। और डिमांड कर्व जो होता है क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, डाउनवर्ड, यानी ऐसे ऊपर से नीचे की ओर होता है। वो भी बाएं से, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो बाएं से किधर होगा, दाएं की ओर। तो डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड नहीं होगा। अपवर्ड सप्लाई कर्व होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। दोनों समझ लीजिए, यहीं पर सप्लाई कर्व बोलेगा तो अपवर्ड, और डिमांड कर्व बोलेगा तो डाउनवर्ड, वो भी कहाँ से, बाएं से नीचे की ओर। समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कर रहा है कि किस गुड्स में प्राइस, अगर इफ इन व्हिच गुड्स प्राइस फॉल, प्राइस डिमांड माने कीमत घटता है, लेकिन डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड में कोई इंक्रीज नहीं होता, मतलब दाम हम क्या कर दिए, कम कर दिए। दाम क्या किए, कम कर दिए, लेकिन डिमांड बढ़ना चाहिए ना। नियम कहता है कि दाम कम करोगे तो डिमांड बढ़ेगा। तो किस कमोडिटी में ऐसा होता है, तो आवश्यक वस्तु में होता है। जो मेरे लिए आवश्यक वस्तु होता है उसका अगर दाम भी कम कर देंगे तो हम बहुत ज़्यादा उसको खरीदेंगे नहीं। मेरा बात समझ गए। तो आवश्यक वस्तु में होता है, अगर डिमांड प्राइस गिरा भी देंगे तो डिमांड में कोई वृद्धि नहीं होगी। उसके बाद देखो 9 नंबर क्वेश्चन में, गुड्स जो अल्टरनेटिव यूज किया जाता है। अल्टरनेटिव यूज का मतलब एक दूसरे के बदले क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो जिस गुड्स का एक दूसरे के बदले प्रयोग करते हैं, मैंने एक दूसरे का जगह ले सकता है। जैसे मान लीजिए अभी गर्मी है, तो हम कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में थम्स अप भी पी सकते हैं, कोको कोला भी पी सकते हैं, पेप्सी भी पी सकते हैं, माजा भी पी सकते हैं। यानी एक दूसरे के क्या कर सकते हैं, जगह ले सकता है। तो जो गुड्स एक दूसरे का जगह लेते हैं उसको अल्टरनेटिव यूज कहते हैं। तो उसको कहा जाता है कौन सा गुड्स, उसको कहते हैं
सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब तो वैसा गुड्स जो एक दूसरे का जगह ले सके। इसमें चाय कॉफ़ी भी आता है। जैसे मान लीजिए हमारा माथा दर्द कर रहा, चाय पियेंगे, चाय की जगह कॉफ़ी भी पी सकते हैं। चीनी गुड़ भी आ सकता है, शुगर जगह चीनी गुड़ भी आ सकता है। मान लो मीठा खाना है तो चीनी की जगह हम गुड़ का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के गुड्स को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। इस सब में क्रॉस डिमांड होता है। कौन सी डिमांड होता है? क्रॉस डिमांड। इसमें क्या होता है, एक गुड्स का प्राइस बढ़ाओगे ना तो दूसरे गुड्स का डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। एक गुड्स का प्राइस बढ़ाने पर दूसरे गुड्स का डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो उस तरह का गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। आगे भी मिलेगा क्वेश्चन सब। कम्प्लीमेंट्री गुड्स उसको कहते हैं। कम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको कहते हैं? जिसमें एक का प्राइस बढ़ाएंगे तो दूसरे का डिमांड घट जाएगा। मान लीजिए एक्स वाई कोई कमोडिटी है, एक्स का प्राइस बढ़ाओगे तो वाई का डिमांड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे कार पेट्रोल, कार का दाम बढ़ाओगे तो लोग कार कम खरीदेंगे, कार कम खरीदने से पेट्रोल का डिमांड क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो कार पेट्रोल कम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कंफर्ट गुड तो आरामदायक वस्तु होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा वस्तु एक दूसरे के बदले प्रयोग कर सकते हैं? तो क्या होगा? स्थानापन्न वस्तु यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में मांग के नियम है, लॉ ऑफ डिमांड कौन सा स्टेटमेंट है? तो लॉ ऑफ डिमांड कौन सा स्टेटमेंट है? लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। और क्वालिटेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है? कारण परिणाम बताता है कि प्राइस घटाओगे तो डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। प्राइस कम कितना बढ़ेगा वो नहीं बताता है, कितना बढ़ेगा वो नहीं बताता, वो बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेगा तो ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड बोलेगा तो क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। ये कौन सा कथन है? गुणात्मक कथन है। गुणात्मक कथन ए नंबर बहुत पूछता है एग्जाम सब में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन चेंज इन प्राइस गुड्स एक्स, माने कोई सामान है एक्स, उसका प्राइस में क्या कर रहे हैं हम? चेंजेस कर रहे हैं। अफेक्ट द डिमांड, दूसरे वस्तु का डिमांड, माने एक्स का प्राइस बदल रहे हैं ना, एक्स का प्राइस क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो वाई का डिमांड क्या हो रहा है? वाई का डिमांड क्या हो रहा है? बदल रहा है। एक्स का प्राइस चेंज करोगे तो वाई का डिमांड बदलेगा। बात समझ गए? तो इस तरह का डिमांड जो होता है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है और किस में होता है? कम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है। माने एक का दाम, जैसे तुम चाय का दाम, चाय पत्ती का दाम बढ़ा दीजिए तो लोग चाय कम पियेंगे, तो चीनी का डिमांड क्या हो जाएगा? जब चाय कम पियेंगे तो चीनी की खपत भी कम करेंगे। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए आप पेप्सी का दाम बढ़ा दीजिए, तो पेप्सी का दाम बढ़ा दीजिए, जो लोग पेप्सी पीता था बोलेगा दाम बढ़ गया तो चलो कोको कोला पीते। तो एक का प्राइस बढ़ाने पर दूसरे का डिमांड में क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा। कैसा चेंज? एक का प्राइस बढ़ाओगे तो दूसरा का डिमांड भी बढ़ सकता है, दूसरे किसी कमोडिटी का, या एक का प्राइस बढ़ाओगे तो दूसरे किसी कमोडिटी का डिमांड घट सकता है। जैसे चाय और चीनी ले लीजिए, कार पेट्रोल ले लीजिए, तो ये सब क्रॉस होता है इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता है? क्रॉस। जैसे हम लोग नहीं बोले कि माथा दर्द का दवाई खाए कुछ और कहीं से दूसरा पैर में घाव हो गया तो दर्द खाए, उसका साइड इफेक्ट हो गया। तो इस तरह का जो डिमांड होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्रॉस डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस डिमांड। तो क्रॉस डिमांड किस गुड्स में होता है? याद रहेगा ना, क्रॉस डिमांड होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में और कम्प्लीमेंट्री गुड्स में। कम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? क्रॉस डिमांड होता है। एग्जाम में पूछेगा कि क्रॉस डिमांड किस किस चीज में होता है, इसे भी आप बता सकते हैं। तो जब एक वस्तु का कीमत में परिवर्तन करने पर दूसरे वस्तु का किस में परिवर्तन हो जाए? मांग में। तो उस तरह का जो ज्वाइंट डिमांड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस डिमांड कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस डिमांड कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या कर रहा है? 12 ने 11 हो गया। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर इनकम के हिसाब से डिमांड कितने टाइप का होता है? कंज्यूमर इनकम के हिसाब से डिमांड कितने टाइप का होता है? तो कंज्यूमर का इनकम के हिसाब से डिमांड दो टाइप का होता है। एक होता है कि इनकम बढ़ने पर कुछ सामान का डिमांड क्या होता है? कम जाता है। एक होता है इनकम बढ़ने पर कुछ का डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है। तो जिसका डिमांड बढ़ता है उसको नॉर्मल गुड्स कहते हैं। इनकम बढ़ने पर जिसका डिमांड घट जाता है उसको क्या कहते हैं? इन्फेरियर गुड्स कहते हैं। यानी कंज्यूमर के इनकम के हिसाब से डिमांड दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉर्मल गुड्स, एक होता है इन्फेरियर गुड्स। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। बात को समझ गए? तो कंज्यूमर के इनकम के हिसाब से डिमांड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, गुड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक नॉर्मल गुड्स, एक इन्फेरियर गुड्स। क्लियर? आगे बढ़ते देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 30 क्वेश्चन है टोटल।
क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, 30 क्वेश्चन बताएंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन है? इसमें से कौन स्थानापन्न वस्तु है? तो अभी अभी थोड़ा देर पहले हम बताए स्थानापन्न वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसका एक दूसरे की जगह में प्रयोग कर सकते हैं। तो किसके? जैसे चाय के जगह में कॉफी से भी काम चलेगा। मान लीजिए हम किसी के घर में गेस्टिंग करने गए, बोलेगा सर चाय लीजिएगा कॉफी लीजिएगा, बोले कुछ दे दो, क्योंकि दोनों का एक ही संतुष्टि मिलेगा। तो चाय दे दीजिए, अगर हमको कॉफी पीने का मन है तो हम कॉफी नहीं पियेंगे रे, और चाय पीने का मन होगा तो चाय पियेंगे, लेकिन एक दूसरे की जगह कोनो से काम चल सकता है। चीनी और गुड़ ये जो हो गया, ये हो गया आपको कम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो ये नहीं होगा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। कौन सब्स्टिट्यूट गुड्स है? चाय और कॉफी। चीनी और गुड़ भी है ना रे, सॉरी चीनी और गुड़ भी क्या है? चीनी और गुड़ भी है। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और इसका असली आंसर हो गया सी, चीनी गुड़ भी, क्योंकि मीठा के लिए हम चीनी के जगह गुड़ का भी यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स उसको कहते हैं जिसके एक दूसरे की जगह प्रयोग कर सकते हैं, या एक का प्राइस बढ़ाओगे ना तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा। तो इस तरह के गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, इनमें से कौन कम्प्लीमेंट्री गुड्स है? कम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको कहते हैं? जिसमें एक का प्राइस अगर बढ़ाते हैं तो दूसरा का डिमांड घट जाता है। एक का प्राइस बढ़ाओगे तो दूसरा का डिमांड घट जाएगा। तो ये तो अभी अभी पढ़े यहाँ पर, ये सब्सिट्यूट गुड्स है, तो ये होगा नहीं। ये भी, ये टी और शुगर, ये हो गया कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। शुगर जगह मतलब हुआ चीनी और गुड़, तो ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं है। कौन से गुड्स है? सब्सिट्यूट गुड्स। ये नन हो गया, नॉन। तो इस तरीके से आप कम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, गिफिन गुड्स, इस सब के बारे में ध्यान दीजिएगा ठीक से, क्योंकि उस पर क्वेश्चन सब क्या होता है? पूछा जाता है। तो 14 का आंसर हो गया क्या? बी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या कह रहा है? 15 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? 15 में कह रहा है आपको कि कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी का क्या कारण है? मांग में जो कमी होती है वो किस कारण से होती है? मांग में जो कमी होती है वो किस कारण से होती है? तो इनकम घटने पर कमी होगा। मांग कब घटता है? इनकम घटने पर, या नंबर ऑफ बायर जो है वो घट जाएगा, या कंज्यूमर का टेस्ट में कमी आ जाएगा। तो दिया मांग लगाओ, इनकम घटेगा तो ऑलरेडी डिमांड घटेगा। मेरे बात नहीं समझे? देखो यहाँ पर 2-3 बात है। एक होता है इस कंसेप्ट को समझिए, इसका आंसर वैसे नहीं दिया जाता है। एक होता है मांग में कमी, एक होता है मांग में संकुचन। एक क्या होता है? मांग में कमी, एक होता है मांग में संकुचन। मांग में कमी, मांग में संकुचन, यानी इसको कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड के, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसको कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। तो इसका कंसेप्ट कैसे पढ़ेंगे हम लोग? दोनों का मतलब कमी हुआ, दोनों में डिमांड क्या होता है? घटता है। कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना, संकोचन मतलब क्या ना? सिकुड़ जाना, और डिक्रीज का मतलब भी घट जाना। तो दोनों का मतलब डिमांड घट रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड तब यूज करेंगे जब डिमांड क्या होगा? किसके कारण से घटेगा? जब डिमांड किसके कारण से घटेगा? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। किसके कारण से? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। प्राइस के कारण से अगर डिमांड घटता है, ध्यान दीजिएगा इसका कंसेप्ट है, प्राइस के कारण अगर डिमांड क्या होता है? घटता है, तो उसको मांग में संकुचन कहते हैं, यानी कि कंट्रैक्शन इन डिमांड। जब डिमांड कब घटा? प्राइस के कारण। अब प्राइस के अलावा किसी और कारण से, क्योंकि हम शुरू में बताए थे डिमांड का बहुत सारा फैक्टर सब है, तो प्राइस के अलावा किसी और कारण से अगर डिमांड घटता है, और कारण जैसे कंज्यूमर की इनकम है, नेचर ऑफ गुड्स है, कंज्यूमर का टेस्ट है, कंज्यूमर का एडवर्टाइजमेंट है, पॉपुलेशन चेंज है, तो प्राइस के अलावा किसी और कारण से डिमांड घटता है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? डिक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ तो प्राइस वाला बात है नहीं, तो बोला कौन डिक्रीज इन डिमांड है? डिक्रीज इन डिमांड का मतलब प्राइस को छोड़कर जिससे डिमांड घटेगा, यानी यहाँ पर प्राइस वाला कोई बात नहीं थी। ये सब का सब क्या है? डिक्रीज इन डिमांड है, यानी इस सब के कारण से डिमांड में क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटता है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ता है तो उसको एक्सटेंशन इन डिमांड कहते हैं, यानी मांग में विस्तार। देखो एक होता है मांग में विस्तार,
मांग में विस्तार, एक्सटेंशन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड, मांग में विस्तार। और एक होता है मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। ये दोनों में डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। तो जब प्राइस घटने से डिमांड बढ़ेगा, प्राइस घटने से डिमांड बढ़ेगा तो उसको एक्सटेंशन इन डिमांड कहेंगे। और जब प्राइस के अलावा किसी और कारण से डिमांड बढ़ जाता है तो उसको इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे। तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो दो वर्ड होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन, ये किसके कारण होता है, ड्यू टू प्राइस। अब प्राइस के अलावा अगर होगा डिमांड में चेंज तो उसको इंक्रीज डिक्रीज कहते हैं। ये कंसेप्ट माइंड में रखिए, सबका जवाब दे दीजिएगा। तो इसका आंसर इस हिसाब से प्राइस के अलावा, डिक्रीज इन डिमांड क्या, प्राइस के अलावा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब 16 नंबर में देखिए, विथ राइज इन प्राइस ऑफ कॉफी, अगर कॉफी का दाम अगर हम बढ़ा देते हैं तो चाय का डिमांड में क्या होगा। कॉफी का अगर तुम दाम बढ़ाओगे तो लोग जो कॉफी, जो मैंने कॉफी और चाय क्या है, सब्सिट्यूट गुड्स है। सब्सिट्यूट गुड्स का मतलब एक दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह यूज हो सकता है। तो कॉफी का दाम अगर बढ़ा देते तो लोग कॉफी क्यों पिएगा, तब चाय ही पिएगा। तो चाय का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो कॉफी का दाम बढ़ाने से चाय का डिमांड बढ़ेगा। तो याद रखना सब्सिट्यूट गुड्स में सेम डायरेक्शन में होता है। दो गुड्स अगर सब्सिट्यूट है तो एगो का प्राइस बढ़ाओगे तो दूसरा का डिमांड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दो गुड्स अगर सब्सिट्यूट गुड्स है, एक का प्राइस बढ़ाएंगे तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा। और दो गुड्स अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स है तो एक का प्राइस बढ़ाओगे तो दूसरे का डिमांड गिरेगा। समझ गए। तो सब्सिट्यूट गुड्स में ऐसा होता है। तो कॉफी का डिमांड बढ़ने से, कॉफी का प्राइस बढ़ने से चाय का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, 17 में क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अभी अभी पढ़ा है। तो कॉन्ट्रैक्शन डिमांड कब होगा, जब प्राइस बढ़ेगा और डिमांड घटेगा। प्राइस के कारण होता है ना, प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है तो इसको कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। अब प्राइस घटने से डिमांड बढ़ता है तो इसको एक्सटेंशन इन डिमांड कहते हैं। प्राइस के अलावा किसी और कारण से डिमांड घटता है तो उसको डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। अब प्राइस के अलावा किसी और कारण से डिमांड बढ़ता है तो उसको इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। इस कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर 17 का क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना। कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, इसको क्या, प्राइस के कारण है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। फिर अगला आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में कर रहा है व्हिच इज रीजन, व्हिच इज रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड। डिमांड में जो चेंज होता है, मांग में जो परिवर्तन होता है, उसका कारण क्या है। तो कंज्यूमर इनकम, प्राइस, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो डिमांड तो सबके कारण चेंज हो सकता है ना। कंज्यूमर के इनकम बढ़ेगा तो कुछ कमोडिटी का डिमांड बढ़ेगा, कुछ का घटेगा। रिलेटेड गुड्स जैसे सब्सिट्यूट गुड्स हो गया, कंप्लीमेंट्री गुड्स हो गया, रिलेटेड गुड्स है। जनसंख्या वृद्धि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 18 का, ऑल ऑफ दीज। 19 में देखो, विथ ए राइज इन प्राइस, प्राइस क्या कर रहा है, गिवन गुड्स का डिमांड, प्राइस क्या कर रहा है, गिवन गुड्स का प्राइस बढ़ा रहा है। कीमत बढ़ने पर गिफिन वस्तु के मांग में क्या होगी। तो कीमत, अगर गिफिन वस्तु एक प्रकार से इंफीरियर टाइप का गुड्स को कहते हैं, तो गिफिन ने इसके बारे में दिया था। तो कीमत बढ़ने से उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। अगर कीमत, मेरा प्राइस, अगर कोई सामान का दाम बढ़ा देंगे तो हम कम दाम वाला सामान क्या करेंगे, खरीदेंगे ना रे। कम दाम वाला सामान कोई क्या कहते हैं, गिफिन गुड्स कहते हैं। तो कम गिफिन गुड्स में प्राइस बढ़ने से गिफिन गुड्स का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 19 का, इंक्रीज। अब देखिए लॉ ऑफ डिमांड, क्वेश्चन नंबर 20। लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया था, तो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में किसने दिया था, मार्शल ने दिया था। किसने दिया था, मार्शल ने। तो मार्शल ने बोला था सबसे पहले कि किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड घटेगा, और प्राइस घटाओगे तो डिमांड बढ़ेगा। यानी प्राइस और डिमांड में ऑपोजिट रिलेशन है। इसके बारे में किसने दिया था, मार्शल ने। तो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में किसने दिया था, तो मार्शल इसका प्रोपाउंडर थे। डिमांड का कितना टाइप होता है, क्वेश्चन नंबर 28। डिमांड का टाइप, तो बहुत से डिमांड का टाइप होता है। एक होता है प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड का मतलब हुआ कि प्राइस के कारण डिमांड में क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है। एक होता है इनकम डिमांड, यानी इनकम के कारण डिमांड में क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है। एक होता है क्रॉस डिमांड, माने सब्सिट्यूट गुड्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स, जो होता है दो वस्तु, मैंने एक का प्राइस बढ़ाओगे घटाओगे तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा या घटेगा। ये सब डिमांड का क्या है, टाइप है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसके अलावा भी बहुत सारा टाइप है, इसके अलावा भी डिमांड का टाइप है।
एक है आपको डिमांड का टाइप, जैसे एक होता है जॉइंट डिमांड होता है, बात समझ गए, जॉइंट डिमांड है, एक होता है डिराइव्ड डिमांड होता है, तो वो सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप से उसको याद रखो। तो प्राइस डिमांड में क्या होता है, प्राइस चेंज के कारण डिमांड बदलता है। इनकम डिमांड में क्या होता है, इनकम में चेंजेस होने के कारण डिमांड बदलता है। और क्रॉस डिमांड में होता है दो वस्तु रहता है, एक का प्राइस चेंज करो तो दूसरा का डिमांड में क्या होगा, चेंजेस आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, 22 में क्या कर रहा है, 22 में कह रहा है आरी मांग। आरी मांग का मतलब होता है क्रॉस डिमांड। क्या होता है, क्रॉस डिमांड। तो क्रॉस डिमांड किस में पाया जाता है, तो अभी अभी बताए, क्रॉस डिमांड सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है और कम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स, बोथ, नन ऑफ दिस, क्या आंसर हो जाएगा इसका, बोथ। क्रॉस डिमांड सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है और कम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है। अब यहाँ बोल रहा है किसी वस्तु, क्वेश्चन नंबर 23, किसी वस्तु की पूर्ति और उसके कीमत में कैसा संबंध होता है, तो सप्लाई और प्राइस में सीधा संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है, सीधा। और डिमांड और प्राइस में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। यानी प्राइस बढ़ाओगे तो सप्लाई बढ़ेगा। कोई भी सामान का अगर हम प्राइस बढ़ा देते हैं ना, सप्लाई होता क्या, पहले ये बताइए। सप्लाई का मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर सेल, मतलब वस्तु की वह मात्रा जो बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तुत है, वो सप्लाई कहलाता है। तो अगर हम किसी सामान का प्राइस बढ़ा देते तो लोग कम खरीदेगा ना, तो वो सामान बाजार में ज्यादा दिन मिलेगा या कम दिन मिलेगा, ज्यादा दिन मिलेगा। दाम अगर बढ़ा देते तो लोग कम खरीदेंगे, तो मार्केट में वो सामान ज्यादा दिन रहेगा ना, तो ज्यादा दिन अवेलेबल होगा, सप्लाई ज्यादा रहेगा। तो प्राइस बढ़ाने से सप्लाई बढ़ता है। तो प्राइस और सप्लाई में कैसे रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब प्राइस और डिमांड में कैसे रिलेशन होता है, ऑपोजिट रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, 24 में गेंद और बल्ला, गेंद बल्ला मतलब बैट बॉल। बैट बॉल कभी खरीदे हो आप लोग, बहुत खेलते हो क्रिकेट तुम लोग। बैट बॉल, जब बैट खरीदते तो बॉल भी चाहिए और बॉल खरीदते तो बैट भी चाहिए, यानी दोनों चाहिए तभी खेल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस तरह का डिमांड को हम लोग कहते हैं जॉइंट डिमांड। क्या कहते हैं, जॉइंट डिमांड का मतलब होता है जब एक ही साथ हम बहुत सारा वस्तु को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। एक ही साथ एक से ज्यादा सामान को क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंट डिमांड। जैसा मटन खरीदोगे तो प्याज चाहिए चाहिए भाई, नहीं चाहिए, गरम मसाला चाहिए चाहिए, मुंह में पानी आ गया। मटन खरीदो तो प्याज नहीं चाहिए, गरम मसाला नहीं चाहिए, चाहिए चाहिए। तो ये सब क्या हो गया, जॉइंट डिमांड। तो अगर कोई मटन वाला मटन बेच रहा है तो बगल में तू प्याज की दुकान खोल लो, बहुत बिकेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग जॉइंट डिमांड। आगे देखिए, किसी वस्तु की कीमत निर्धारण की शक्ति है। प्राइस को कौन कौन डिमांड करता है, मार्केट में जो कोई प्राइस होता है सामान का, जैसे आप लोग पता होगा कि सर चीनी का इतना भाव है, अभी सोना का इतना भाव है, इसका इतना भाव है। ये प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है, तो मार्केट में कोई भी कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन होता है कि उसका कितना डिमांड हो रहा है और मार्केट में कितना अवेलेबल, यानी कितना सप्लाई है। सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई क्या है, कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो उसको प्राइस कम कर देगा। अब प्राइस इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन कब रहेगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं आएगा प्राइस में। जब डिमांड और सप्लाई क्या रहेगा, दोनों बराबर रहेगा, डिमांड सप्लाई दोनों बराबर होगा, तो प्राइस में चेंजेस तुरंत नहीं होता है। लेकिन डिमांड ज़्यादा हो रहा है, जैसे लगन त्यौहार में क्या होता है, सोना का डिमांड बढ़ जाता है और सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली उसका महंगा दाम हो जाता है, होता है कि नहीं होता। तो डिमांड और सप्लाई दोनों पर डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ का जो प्राइस निकालते हो कैसे निकालते हैं, उस कमोडिटी का मार्केट में डिमांड क्या है और उसका सप्लाई कितना है मार्केट में, उस पर डिपेंड निकालते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग क्या होता है, अभी अभी बताए। कीमत बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, कीमत बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, क्योंकि अपोजिट रिलेशन होता है। तो कीमत बढ़ने पर डिमांड क्या होगी, घटेगी। इसी तरीके से सप्लाई में है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर सप्लाई में क्या होता है, पूर्ति क्या आता है। तो डिमांड सप्लाई में सीधा रिलेशन है, सीधा मतलब तू बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, तू जिधर दौड़ेगा हम भी उधर दौड़ेंगे, तो इसको डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। तो प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगा, सप्लाई भी घटेगा, सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड में होता है घटेगा। प्राइस डिमांड में अपोजिट रिलेशन, अब प्राइस सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, नमक की मांग होती है। नमक तो देखबे करते हो ना, बीच में मार्केट में हल्ला कर दिया था कि नमक के दाम बढ़ने वाला, खरीद लो,
तो क्या लोग बोरे बोरे खरीद लिया? नहीं ना। नमक ऐसा सामान है कि जितना खपत होगा वो लोग उतना ही यूज करेगा। मान लीजिए आप घर में 1 महीना में आपका 1 किलो नमक खर्च होता है खाना बनाने में सपोज, तो नमक सस्ता हो जाएगा तो तू 5 किलो खर्च करेगा रे। सब्जी में 1 चम्मच की जगह 10 चम्मच डालेगा? नहीं डालेगा। तो नमक ऐसा सामान है जिसका प्राइस बढ़ाओ या घटाओ, डिमांड में कोई चेंजेज नहीं होता। जिसमें कोई चेंजेज नहीं होता मैंने कोई चेंजेज नहीं, उसको कहते हैं पूर्णतः, सॉरी उसको कहते हैं हम लोग, ये वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा, उसको कहेंगे पूर्णतः बेलोचदार। क्या कहेंगे उसको हम लोग? पूर्णतः बेलोचदार, यानी परफेक्ट इन इलास्टिक। परफेक्ट इन इलास्टिक, इलास्टिसिटी के बारे में अगला दिन पढ़ाएंगे हम। अभी डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा रहे हैं, उसमें 1-2 क्वेश्चन हम जोड़ दिए। परफेक्ट इलास्टिक का, इन इलास्टिक का मतलब होता है, परफेक्ट इन इलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस बढ़ाओ या प्राइस घटाओ, डिमांड में कोई चेंजेज नहीं आएगा। तो नमक में पाया जाता है ये सब का डिमांड, ध्यान दीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, मांग की लोच को मापने का कौन कौन सा मेथड है? तो मांग की लोच को मापने के लिए बहुत सारे मेथड होता है। एक प्रतिशत विधि होता है। क्या होता है? एक प्रतिशत विधि। इसको हम लोग प्रतिशत विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रतिशत विधि होता है। एक ये भी व्यय विधि भी होता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ज्योमेट्री मेथड यानी पॉइंट मेथड भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये सब क्या है? मांग की लोच को मापने की विधि है। मांग की लोच की विधि, मांग की लोच की विधियां हैं। अब अगला क्लास में होगा, हम बताएंगे कि कौन सा विधि किसने दिया था, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच है। अभी बताते उसमें कि मांग का नियम क्या है? क्वालिटेटिव। मांग का नियम क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। मांग का नियम गुणात्मक कथन है, मांग का लोच मात्रात्मक कथन है। कौन सा कथन है? मात्रात्मक कथन है। क्योंकि ये क्या बताता है कि इतना प्राइस बढ़ाओगे ना तो इतना डिमांड घटेगा। माने डिमांड का कितना प्राइस, क्वांटिटी को बताता है कि डिमांड कितना क्वांटिटी घटेगा और कितना क्वांटिटी बढ़ेगा। इसलिए इसको क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, मात्रात्मक कथन। तो आज के लिए, आज का मेरा यही चैप्टर में मेन टॉपिक था कि मांग और मांग के नियम पर क्वेश्चन था, मांग के नियम पर। कल का टॉपिक हो जाएगा आपको, कल का क्लास होगा मांग की लोच। पूरा मांग की लोच जो ग्राफिकल होता है उसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे और पढ़ाएंगे। क्लियर?